सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। किन फैक्टर में कहाँ पर किस क्षेत्र में वो समान रूप से आपकी शक्ति रखते हैं, कहाँ पर राज्य हैवी है तो कहाँ पर केंद्र हैवी है, क्या चीज़ है पूरे, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाग 11 में। भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद बात करें तो 245 से लेकर 263 के बीच में विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात की गई है। विधायी और जो प्रशासनिक संबंध हैं, इन संबंधों के बारे में बात करी गई है। और सबसे पहले अगर विधायी संबंध के बारे में बात करें तो 245 के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार देखते हैं। अच्छा, विधान का क्षेत्रीय अधिकार, एक कानून बनाने की शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति इसके अंतर्गत विधान के अंतर्गत आती है अपनी। सबसे अंतर्गत वर्ग में हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार देखते हैं। टेरिटोरियल आपके जो पावर हैं, क्षेत्राधिकार हैं, वो अंतर्गत देखें तो संसद और राज्य विधानमंडल को क्रमशः भारत या फिर भारत के संपूर्ण राज्य के आपके क्या संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के विधि निर्माण की शक्ति होती है संसद और राज्य विधानमंडल को, दोनों को। तो आपके प्रादेशिक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखें तो राज्य और संसद दोनों को क्रमशः, सबसे पहले बात संसद की फिर राज्य की बात करते हैं, तो भारत और अथवा राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायन, केवल संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति के संबंध में विश्व के किसी भी भाग में विधि बना सकती है। तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायन के अंतर्गत बात करें तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायन के अंतर्गत ये संसद को शक्ति प्राप्त होगी केवल और केवल कि वह भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति से संबंधित विश्व के किसी भी भाग में विधि बना सकती है। तीसरी बात, केंद्र राज्य क्षेत्रों पर संवैधानिक प्रतिबंध। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति, सुशासन हेतु नियम बना सकते हैं। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं, उन संघ राज्य क्षेत्रों की जो शांति है, प्रगति है, सुशासन है, इसके लिए नियम बना सकते हैं। इन विनियमों को संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के समान ही प्रभाव एवं ताकत प्राप्त होती हैं। तो इन जो विनियम हैं, इन विनियमों को संसद के द्वारा जो बनाए गए अधिनियम होते हैं, उन अधिनियमों के समान ही आपके प्रभाव होता है, वही ताकत होती है तथा यह संबंधित राज्य संघ राज्य आपके क्षेत्रों के संदर्भ में संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। तो ये क्या, संबंधित जो संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं। ये बात अपने केंद्र राज्य क्षेत्रों पर संवैधानिक प्रतिबंध के बारे में बात करी गई है। राष्ट्रपति को ये पावर प्राप्त होता है। क्षेत्रीय अनुसूचित क्षेत्रों पर विधायन, राज्यपाल यह निर्देशन दे सकता है कि संसद कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट आपके संशोधन अपवादों के साथ लागू होगा। तो अनुसूचित जो क्षेत्रों पर विधायन है, इसके संबंधित भी अगर हम प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में देखें तो राज्यपाल को ये पावर होता है कि वो निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम है, ये राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधन या अपवादों के साथ लागू होगा। जातीय क्षेत्रों पर आपके विधायन के बारे में बात करें तो असम के राज्यपाल द्वारा यह निर्देश दिया जा सकता है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के किसी जनजातीय क्षेत्र पर स्वायत्त जिले लागू नहीं होगा अथवा निर्दिष्ट संशोधनों या अपवादों के साथ में लागू होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को ये शक्ति मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में है। राज्यपाल को इस संबंध किसके संबंध में है? राज्य तो देखिए असम के संबंध में है, और राष्ट्रपति को ये मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
किसको? राष्ट्रपति को। राज्यपाल का संबंध किससे? असम से। अगली अपन बात करते हैं विषय विवरण 246 से 48 के बीच में। 246 की बात करें, विषय के वितरण के विषयवार वितरण के बारे में बात की गई है। संघ और राज्यों को अपनी अपनी शक्ति का विस्तार किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से। अनुच्छेद 246 संसद को संघ सूची में वर्णित विषयों पर विधि निर्माण का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जबकि राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की जा सकती है और समवर्ती जो सूची है उसके अंतर्गत संसद और राज्य दोनों विधायन कर सकते हैं। ओके, तो 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विधायी विषयों का यह विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है। यदि कोई विषय संघ या राज्य सूची दोनों में आता है तो संघ सूची को वरीयता प्राप्त होती है। संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा जाता है इसे। सामंजस्यपूर्ण निर्माण, इसका अर्थ कि न्यायालय विरोधाभासी कानूनों की व्याख्या इस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं जिससे कि किसी एक को निरस्त करने की बजाय दोनों के साथ साथ आपके सह अस्तित्व रह सके। तो स्टेट और आपके सेंटर के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है कि इसके बजाय कि एक को निरस्त कर दे, तो सह अस्तित्व की बात करता है। महत्व क्या है कि यह सहकारी संघवाद को, जो सहकारी संघवाद की अवधारणा है उसको सुनिश्चित करता है और जब तक संघर्ष अपरिहार्य न हो विधायी अमान्यता से बचाता है। जब तक यह संघर्ष अपरिहार्य यानी कि इसका निवारण करना बहुत कठिन हो जाए तब तक मतलब ये न हो जाए तो उसी स्थिति तक विधायी अमान्यता से बचाया जा सके। न्यायिक व्याख्या में हम बात करें, होचस्ट आपके फार्मास्यूटिकल्स बनाम बिहार राज्य 1983। होचस्ट फार्मास्यूटिकल बनाम बिहार राज्य 1983 में न्यायालय ने यह सिद्धांत सुदृढ़ किया कि विरोधाभासी या अधिकृत कानूनों की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे दोनों का पालन संभव हो, जब तक कि सीधे तौर पर आपके विरोधाभास न हो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि विरोधाभासी या फिर अधिकृत कानूनों की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए कि दोनों का पालन संभव हो, जब तक कि सीधे तौर पर क्या है, विरोधाभास न हो। आईटीसी लिमिटेड बनाम कृषि उत्पादन विपणन समिति है 2002 का ये मामला, जो कि आपके आईटीसी लिमिटेड बनाम कृषि उत्पाद विपणन समिति। न्यायालय ने संगत व्याख्या के सिद्धांत को लागू किया जिससे कि तंबाकू व्यापार के विनियमन में अति व्यापन से आपके सुलझाया जा सके। तो न्यायालय में संगत व्याख्या की और सिद्धांत को अपनाया किसके? संगत व्याख्या के, कि जिससे कि तंबाकू व्यापार के विनियमन में अति व्यापन को सुलझाया जा सके, ओवरलैप को। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों का विभाजन देखें तो संघ सूची है, संघ सूची आपके 246 में अनुच्छेद में हो जाएगी जिसमें 100 विषय, ठीक है। राज्य सूची में 246 में से 61 विषय हैं। समवर्ती में आपके 52 विषय। संघ सूची की बात करें तो रक्षा है, विदेशी मामले हैं, परमाणु ऊर्जा है, रेलवे है, डाक है, टेलीफोन है, मुद्रा है, आरबीआई है, नागरिकता है, वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है और पेटेंट है। वही राज्य सूची में पुलिस है, जेल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, तीर्थ यात्रा है, जल है, कृषि है, स्थानीय सरकारें हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय में देखें तो अपराधी कानून है, विवाह है, तलाक है, शिक्षा है, वन है, ट्रेड यूनियन है, कल्याण है, समाचार पत्र है, बिजली है, श्रम कल्याण वगैरह रहने वाले हैं। तो आपके ये समवर्ती सूची के विषय रहेंगे, अपराधी कानून, विवाह, तलाक, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, कल्याण, समाचार पत्र, बिजली, श्रम कल्याण आदि। समवर्ती सूची में विवाद की स्थिति जब होती है तो संघीय कानून लागू होगा, ठीक है ना। अपशिष्ट विषय के अंतर्गत हम बात करते हैं, जो कि 248 के अंतर्गत बात करता है अपशिष्ट विषय।
अवशिष्ट विषय आपके संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है तो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची में आपके नहीं आते हैं। तो 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अलग से आपके जो प्रावधान है विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है किसी संसद को। कनाडा से अवशिष्ट आपके शक्तियां केंद्र के पास आई, तो ये कनाडा से ली गई है ये चीज कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। भारत में आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियां थी और वर्तमान में ये क्या है, केंद्र के पास है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया कि अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र के पास होना। हम जब भारत सरकार का अधिनियम 1935 पढ़ते हैं उसमें गवर्नर जनरल के पास ये अवशिष्ट शक्तियां हैं। अनुच्छेद 247 के बारे में बात करें तो 247 में अपने संसद संघ सूची के अंतर्गत वर्णित विषयों के संबंध में विधियों के बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। तो 247 में है कि संसद संघ सूची के अंतर्गत वर्णित जो विषय हैं उनके संबंध में विधियों के बेहतर प्रशासन के हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती। कौन कर सकती, संसद कर सकती, संघ सूची के विषय के अंतर्गत कर सकती और 247 में कर सकती। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के सक्षम बनाने वाले विशेष प्रावधान देखे जो कि क्या करते हैं कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो अनुच्छेद 249 सबसे पहले देखेंगे। 249 क्या कहता है, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर आपके संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे देखें तो अनुच्छेद 249 एक राज्यसभा का विशेष अधिकार की शक्ति है, ये किसी और के पास नहीं है। उन्हें ये आपके अधिकार हैं कि जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि वो संसद राज्य सूची में कोई वर्णित विषय है उस पर विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर आपके संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 250 के बारे में बात करते हैं। 250 अनुच्छेद आपके 250 के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधायन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान, जब राष्ट्रीय आपात है, इस राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को राज्य सूची है, संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार होता है। ऐसी विधियां आपातकाल को समाप्ति के 6 माह तक आपके प्रभावी रहती है। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान विधायन देखें, अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार होगा। ऐसी विधियों की आपकी समाप्ति 6 माह तक, आपातकाल की समाप्ति 6 माह के बाद तक प्रभावी रहती है। तो ऐसी विधियां आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहेगी। अनुच्छेद 250 में ये बात की गई है। 252 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर विधायन। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानसभाएं राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसदीय विधि निर्माण का आपके अनुरोध करती हैं, खुद आगे चला के अपना अनुरोध करें 252 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त हमारे को विधि बनाए, तो संसद उस पर आपकी विधि बना सकती है। यह विधि केवल उन राज्यों पर लागू होगी जिन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया है। अन्य राज्य उसके बाद में स्वीकृत कर सकते हैं। केवल संसद को उस विधि के संशोधन या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये विधि बनाई है, जिन्होंने आपके प्रस्ताव रखा है उन पर लागू होगी। दूसरी करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। बाकी इसमें संशोधन करना हो या निरस्त करना हो, ये अधिकार होता है संसद के पास ही। तो ये 252 के अंतर्गत कही गई है। ये स्टेट और आपके सेंटर के बीच में विषय संबंध है। 253 के अंतर्गत बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्रियान्वयन से संबंधित विधायन। संसद को विशेष अधिकार प्राप्त होता है
कि भारत के संपूर्ण अथवा किसी भी भाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि या सम्मेलन अथवा अन्य देशों के साथ में किए गए समझौतों को लागू करने हेतु विधियां बना सके। तो ये आपके 253 में ये बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या क्रियान्वयन से संबंधित विधायन है जिस आपको विशेष अधिकार दिया गया है संसद के पास कि आप भारत के संपूर्ण या किसी भी भाग के अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों अथवा अन्य देशों के साथ में किए गए जो समझौते हैं उनको लागू कराने के लिए विधियां बना सकते हैं। 356 के अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रपति के दौरान आपके राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायन, जब किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को उस राज्य के लिए राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं उस पर विधायन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के दौरान तो लागू होती है, जो राष्ट्रीय आपात होता है वो 250 के अंतर्गत, ये 356 है, इसमें भी आपकी शक्ति प्राप्त हो रही है। ऐसी विधियां राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाने के बाद भी प्रभावी रहती है जब तक कि उन्हें राज्य विधायिका द्वारा आपके परिवर्तित या फिर पुनः अधिनियमित नहीं किया जाता, तब तक वो प्रभावी रहती है। मुख्य तत्व या सार सिद्धांत के बारे में बात करें, केरल सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव बनाम जेम्स वर्गीस एवं अन्य 2022 के बारे में बात करते हैं। जब किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को यह कहकर चुनौती दी जाती है कि वह संसद के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, तो न्यायालय मुख्य तत्व या सार के सिद्धांत का प्रयोग करता है, अर्थात ये देखता है कि उस कानून का मुख्य उद्देश्य किस सूची से आता है। तो सार तत्व या मुख्य तत्व देखा जाता है कोई विधि किसी आपके द्वारा बनाई गई राज्य के द्वारा, तो राज्य के द्वारा बनाई गई विधि है या कानून है, ये कहकर चुनौती दी जाती है कि भाई ये संसद के जो विधायी क्षेत्र है उसका कर रही है अतिक्रमण। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय करेगा जो मुख्य तत्व है या सार के सिद्धांत का प्रयोग करेगा, यानी कि कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मुख्य उद्देश्य किस सूची के अंतर्गत आता है, ये देखा जाता है। तो आपकी केरल सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव बनाम जेम्स वर्गीस एवं अन्य 2022 के न्यायालय का निर्णय आया किसी विधि की वास्तविक प्रकृति एवं मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यदि कोई प्राथमिक रूप से राज्य सूची के विषय से संबंधित है तो वैध मानी जाएगी, भले ही वह संयोगवश संघ सूची के किसी विषय को स्पर्श कर रही हो। यानी कि प्राथमिक रूप से अगर वो राज्य सूची के विषय से संबंधित हैं तो वो वैध है, भले ही भाई संयोगवश से वो संघ सूची के किसी भी विषय का स्पर्श कर रही है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। संसद की विधायी शक्ति से सामान्य या गौण अथवा अप्रत्यक्ष अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो संसद की विधायी शक्ति है उनसे सामान्य या फिर गौण या फिर अप्रत्यक्ष जो अतिक्रमण है उसको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। निष्कर्ष यही निकला कि विधियों का मूल्यांकन उनके मुख्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि विशेष जो सूची के छोटे या सीमांत अतिक्रमणों के आधार पर कि वहाँ पर नहीं वह थोड़ा सा खुना टच हो रहा है, नहीं थोड़ा सा उधर झुक रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके आपके मुख्य तत्व क्या है या सार सिद्धांत क्या है वो किस आपके सूची में आएगा, वो किस सूची में आएगा उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ केरल सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव बनाम जेम्स वर्गीस एवं अन्य 2022 से निकल के आती है। ये थे अपने विधायी प्रमुख पर प्रावधान। अब अपन बात करते हैं भाग 11 में वही विधायी प्रशासन संबंधित 256 से लेकर 263 के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध देखते हैं। अब 256 से लेकर 263 अब हम प्रशासनिक संबंध देखते हैं। चलिए, सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति का वितरण देखते हैं। कार्यपालिका शक्तियां सामान्यतः विधायी शक्तियों के अनुरूप वितरित होती हैं। विधायी शक्तियां इन विधायी शक्तियों के अनुरूप ही आपकी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं ये आपकी वितरित होती हैं। राज्य समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा बनाई गई जो विधियों को लागू करते हैं जब तक अन्यथा न कहा गया हो। तो राज्य समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करते हैं जब तक अन्यथा न कहा गया हो, तब तक, जब तक क्या है, अन्यथा न कहा गया हो। दूसरा, राज्यों का दायित्व है। 256 के अंतर्गत राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और केंद्र सरकारों के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। ये 256 में कहा गया है कि जो संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है या केंद्र सरकार के निर्देश है उनका पालन करना आवश्यक है।
यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहता है तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दायित्व निर्धारित किया गया है। फिर केंद्र द्वारा राज्यों के दिए गए निर्देश, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश 257 में बात की गई है। राष्ट्रीय महत्व की सड़कों और रेल मार्गों का रखरखाव करना, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आपके शिक्षा सुनिश्चित करना, अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश हैं, ये आपके किन विषयों पर निर्देश दे सकती है 257 के अंतर्गत? तो राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं, रेल मार्ग है, उनका रखरखाव से संबंधित दे सकती है। भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए। कार्यों का आपके पारस्परिक प्रत्यायोजन देखते हैं। तो केंद्र और राज्य समझौते या विधि के माध्यम से एक दूसरे को कार्यपालिका कार्य सौंप सकते हैं। तो कार्य का आपके पारस्परिक प्रत्यायोजन है। तो केंद्र और राज्य समझौते या विधि के माध्यम से एक दूसरे की कार्यपालिका कार्य सौंप सकते हैं। केंद्र संसद के माध्यम से राज्य की सहमति के बिना भी आपकी कार्यपालिका कार्यों का प्रयोजन कर सकता है, जबकि राज्य को इस हेतु आपके केंद्र की पूर्व स्वीकृति करनी प्राप्त होगी। ओबियसली बात है, जो बड़ा होगा वो बात मनवा लेगा। तो सहयोग के तंत्र में देखें तो अंतरराज्य परिषद है 263 के अंतर्गत, और जल विवाद अधिकरण है 262 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सहयोग के तंत्र को अपनाया गया है। संसद अंतरराज्यीय व्यापार को विनियमित कर सकती है तथा प्रासंगिक प्राधिकारों की नियुक्ति कर सकती है। जो प्रासंगिक प्राधिकारी हैं उन प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। संसद अंतरराज्यीय व्यापारों को विनियमित कर सकती है। जल विवाद वितरण के बारे में बात करी 262, और अपने अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बात करी हमने 263 के अंतर्गत। केंद्र राज्य संबंधों की अन्य उदाहरण, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत बात करें तो 312 में बात करी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं संसद द्वारा निर्मित, इन सेवाओं का नियंत्रण साझा होता है, किंतु अंतिम प्राधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। अखिल भारतीय जो सेवाएं होगी वो संसद के द्वारा निर्मित 312 के अंतर्गत, और इन सेवाओं का नियंत्रण साझा रूप से होता है, लेकिन अंतिम आपके प्राधिकार सेंटर के पास है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी के आपके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उन्हें हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। संयुक्त लोक सेवा का आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का आपके राज्यों के अनुरोध पर सहायता प्रदान कर सकता है। संघ आपके लोक सेवा आयोग राज्यों के अनुरोध पर सहायता प्रदान कर सकता है। अब बात करें एकीकृत न्याय प्रणाली की। भारत में द्वैत न्यायिक पालिका नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उच्च न्यायालय उसके अधीनस्थ होते हैं। कुछ आपके उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए समान होते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, केरल और आपके लक्षद्वीप। आपातकाल के दौरान के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ये राष्ट्रीय आपातकाल 252 के अंतर्गत केंद्र किसी भी विषय पर आपके निर्देश दे सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 352 के अंतर्गत केंद्र किसी भी विषय पर आपके निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य के प्रशासनिक कार्यों को अपने अधीन कर सकता है। और वित्तीय आपातकालीन के दौरान 360 के अंतर्गत केंद्र राज्य के वित्तीय मामलों को नियंत्रित कर सकता है। केंद्र एवं राज्य के जो वित्तीय मामले उसको नियंत्रित कर सकता है। प्रशासनिक संबंधित संबंधों पर आपके प्रमुख न्यायिक निर्णय देखते हैं तो राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ जो 1977 में आता है, तो इसमें बात करें जब राज्य विधिक प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करता है तो केंद्र आपके हस्तक्षेप कर सकता है। ये मुख्य बिंदु निकल के आता है। जब राज्य विधिक आपके प्रावधान है उनके विरुद्ध कार्य करता है तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। कर्नाटक राज्य बनाम आपके भारत संघ में है, ये 1978 में आता है, और केंद्र राज्य को बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है, ये आपके डिसाइड आता है।
डिसीजन क्या निकलते हैं कि केंद्र राज्य को बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ में। स्वराज अभियान बनाम भारत संघ 2017। केंद्र और राज्य दोनों को अपने विधिक उत्तरदायित्व का सम्मान करना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को आपके अपने जो विधिक उत्तरदायित्व हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ये स्वराज अभियान बनाम भारत संघ में आता है 2017 में। 256 के अंतर्गत बात करेंगे संघ और आपके राज्यों के दायित्व है। राज्यों को संसदीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। संघ इस अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देश दे सकता है। ये 256 के अंतर्गत है कि राज्यों और संघ के दायित्व हैं, जिसमें राज्यों को संसदीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है, जबकि संघ इस अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देश दे सकता है। 257 के बारे में बात करते हैं। संघ का राज्यों पर नियंत्रण। राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। जो संघ राज्य है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। संघ राज्यों को निम्नलिखित के संबंध में निर्देश दे सकता है। राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों का निर्माण या रखरखाव करें। रेलवे की सुरक्षा करें। यदि ऐसे निर्देशों के कारण अतिरिक्त व्यय होता है तो संघ को राज्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी। ये बात भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उस पर थोप दो, ये करो भाई आप तो ये करते रहो, ऐसा नहीं होगा, आपको मदद करनी पड़ेगी। 258 के अंतर्गत बात करें, 258 में आपके राज्य को शक्तियां प्रदान करने की संघ को शक्ति है। राष्ट्रपति राज्य की सहमति से संघ के कार्यों को राज्य या राज्य के अधिकारी को सौंप सकता है। संसद राज्य सूची से बाहर के विषयों पर भी कर्तव्य लागू कर सकती हैं या फिर आपकी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। किसे? राज्य सूची से बाहर भी। राज्य द्वारा किए गए जो प्रशासनिक व्यय के लिए जो क्षतिपूर्ति हैं की व्यवस्था उपलब्ध है, तो राज्य के द्वारा किए गए जो प्रशासनिक व्यय के लिए जो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी, राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई है। संघ की शक्ति, जो राज्यों को शक्तियां प्रदान करने की संघ की शक्ति है 258 में है। 258A के बारे में बात करें तो ये आपके संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। राज्यपाल संघ की सहमति से राज्यों के कार्यों को संघ या संघ के अधिकारियों को सौंप सकते हैं। राज्यपाल ये संघ की सहमति है। संघ की जब सहमति होगी तब राज्यपाल राज्यों के कार्यों को संघ या संघ के जो अधिकारियों को सौंप सकते हैं। तो संघ को आपके राज्य के जो राज्य की शक्तियां देना, ये भी एक 258A में आपके बंद किया गया है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो ये प्रशासनिक और आपके विधायी संबंध हुए जो भाग 11 के अंतर्गत हमने देखे। वित्तीय संबंध देखते हैं। वित्तीय संबंध भाग 12 में दिया गया है आपके। भाग 12 में वित्तीय संबंध है जो अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक दे रखा है। 265 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो करों का अधिरोपण केवल विधिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो करों का अधिरोपण है ये केवल और केवल कौन करेगा? विधिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। कोई भी कर बिना विधिक प्राधिकारी के अधिरोपित या संकलित नहीं किया जा सकता। अर्थ और महत्व है। दोहरा प्रतिबंध देखिएगा, बिना विधि के कोई कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। बिना किसी कानून के कोई कर है जो अधिरोपित नहीं किया जा सकता। बिना विधि के कोई एकत्र भी नहीं किया जा सकता, न अधिरोपित किया जा सकता, न एकत्रित किया जा सकता है। यह आपके प्रावधान सुनिश्चित करता है कि करारोपण आपके मनमाना न हो और इसे संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित वेद विधिक अधिनियम के द्वारा समर्थित होना चाहिए। 268 से लेकर 271 के अंतर्गत हम करों का वितरण देखते हैं अनुच्छेदों। सबसे पहले 268 के बारे में बात की जाए तो 268 में संघ सरकार, कर का अध्यारोपण संघ सरकार या स्टाम्प शुल्क। तो कर एकत्रण है ये आपके राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर। तो कौन करेगा कर का एकत्रण? आपके राज्य करेगा। और
उपयोग करता है या वितरित करता है राज्य। राज्य की आपकी समेकित निधि में जोड़ा जाता है, जो आपका 268 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, जो कि आपके कर का अध्यारोपण किया जाता है, ये संघ सरकार के द्वारा, और एकत्रण किया जाता है राज्य के द्वारा, और आपके उपयोग है या वितरित हैं ये करेगा राज्य, और इसकी समेकित निधि में जोड़ा जाएगा। उदाहरण, बीमा पॉलिसी पर स्टाम्प शुल्क राज्यों के द्वारा वसूला जाता है। तो बीमा पॉलिसी पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है इसे कौन वसूलता है? राज्य। 269 के बारे में बात करते हैं। संघ सरकार के द्वारा आपके कर अध्यारोपण किया जाता है अंतर राज्यीय बिक्री या माल, तो इसे आपके एकत्रण करता है संघ सरकार, और आपके जो उपयोग करता है वितरित करता है ये कौन है? राज्यों के वितरित होता है, संसदीय फॉर्मूला के अनुसार होता है। और वस्तुओं की आपकी अंतर राज्यीय बिक्री है, जैसे आपकी ई कॉमर्स लेन देन हो गया, तो अंतर राज्यीय जो बिक्री है, माल है, 269 में है। संघ सरकार, इसके द्वारा कर का अध्यारोपण किया जाता है, संघ सरकार के द्वारा एकत्रण किया जाता है, और राज्य को वितरित किया जाता है संसदीय फॉर्मूले के अनुसार। 269 के अंतर्गत बात करें तो अंतर राज्यीय आपूर्ति पर IGST पर, जो कि संघ सरकार के द्वारा कर अध्यारोपण किया जाता है, उन्हीं के द्वारा एकत्रण किया जाता है। संघ और राज्य में साझा GST परिषद की सिफारिश के अनुसार आपके क्या वितरण या उपयोग किया जाता है। दिल्ली से मुंबई तक हवाई यात्रा जैसी सेवाओं पर आपके IGST, जो क्या अंतर राज्यीय आपूर्ति पर संघ सरकार कर अध्यारोपण करेगा। 269A के अंतर्गत संघ सरकार इसका एकत्रण करेगी, लेकिन आपके वितरण होगा GST परिषद की सिफारिश पर संघ और राज्य के साझा रूप से। 270 में बात करते हैं। 268, 69 और 269A को जोड़कर अन्य संघ सूची अन्य सभी संघ सूची कर ये संघ सरकार के द्वारा आपके एकत्रण किया जाता है, और 270 के अंतर्गत आपके इसका उपयोग और वितरण करता है संघ एवं राज्यों के बीच में विभाजित होता है वित्त आपके आयोग की अनुशंसा पर। तो संघ और राज्यों के बीच में विभाजित हो रहा है और वित्त आयोग की अनुशंसा पर, जिसमें आयकर है, GST हो गया, अंतर्राज्यीय 15वें वित्त आयोग के आपके माध्यम से साझा किया जाता है। 271 में आपके संघ सरकार के द्वारा अधिभार, यानी कि कर का अध्यारोपण में देखिए संघ सरकार करती है अधिभार का, संघ सरकार उसका अध्यारोपण करती है, और केवल संघी भारत की संचित निधि में उसको जोड़ा जाता है। और स्वास्थ्य या शिक्षा उपकर और आयकर आपके अधिभार संघ द्वारा सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य या फिर शिक्षा उपकर या आयकर आपके पर अधिभार। रॉयल्टी कोई कर नहीं है। अच्छा, रॉयल्टी कोई कर नहीं होगी। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2024। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ 9 न्यायाधीशों की पीठ पर 8:1 की बहुमत से। पहली बात कि रॉयल्टी कर नहीं माननी जानी चाहिए। रॉयल्टी प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज के उपयोग हेतु आपके प्रदत्त भुगतान है। प्राकृतिक जो संसाधन है उनके उपयोग हेतु क्या प्रदत्त एक भुगतान है, ना कि रॉयल्टी। यह एक अनुबंधनीय प्रतिफल है, इसे अनिवार्य कर की आपकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। निष्प्रभावी देखें तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य 1990 को आपको निष्प्रभावी किया गया। दूसरी बात, खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास है। जो खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य के पास। आपके संवैधानिक आधार में राज्य सूची अनुक्रमणिका 2 के प्रविष्ट 49 और 50 के अंतर्गत ये प्रविष्टियां राज्यों को खनिज संबंधी विषयों पर कानून बनाने और आपके शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती हैं। आपके पूर्व प्रभावी परिवर्तन देखें तो ये निर्णय 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना जाएगा। पूर्व प्रभावी परिवर्तन में ये निर्णय 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना जाएगा। कर तथा रॉयल्टी के अंतर क्या है? सबसे पहले प्रकृति में देखते हैं। जो आपकी कर होता है ये विधि द्वारा अनिवार्य संग्रह होता है, और रॉयल्टी होती है जो संसाधनों के उपयोग के लिए अनुबंधित भुगतान होता है इसका। तो कर तो क्या है? एक विधि द्वारा अनिवार्य संग्रहण है, लेकिन आपके संसाधनों के उपयोग के लिए जो अनुबंधित भुगतान हो जाता है, जिसका आवश्यक भुगतान होता है, वो है आपकी रॉयल्टी। प्राधिकरण देखें तो विधि या सरकारी आदेशों पर लागू होता है द्वारा ये होता है कर। रॉयल्टी होता है जो समझौते या कानून पर आधारित होता है। बाध्यता में देखें तो कर होता है अनिवार्य, और रॉयल्टी होती है संसाधन उपयोग पर आधारित होते हैं सशर्त। उदाहरण में देखें तो कर होता है जिसमें आयकर, वस्तु सेवा
वस्तु एवं सेवा कर हो गया जीएसटी। रॉयल्टी में आपके जो खनन है और पेटेंट रॉयल्टी है इसमें शामिल रहेगी। अनुदान सहायता। अनुदान सहायता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं तो ये वित्तीय सहायता दान या अंशदान है। इस प्रकार जो एक सरकार के द्वारा दूसरी सरकार या संस्थाओं को अथवा संगठनों को प्रदान की जाती हैं, इसे आपकी वित्तीय सहायता दान या अनुदान कहेंगे हम। अनुदान कौन देता है? संघ सरकार भी देती है और राज्य सरकारें भी देती है। संघ सरकार राज्य सरकारों को देती है, पंचायती राज संस्थानों को देती है, विश्वविद्यालय को देती है, अस्पताल को देती है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ को देती है। और राज्य सरकारें वो स्थानीय निकाय को देती है, सहकारी समितियों को देती है और संस्थाओं को देती है। स्थानीय निकाय, सहकारी समितियां, संस्थाएं आदि। अनुदान के प्रकार देखें तो एक वैधानिक अनुदान होता है, जिसका अर्थ समझे तो संविधान के 275 अनुच्छेद के अंतर्गत वैधानिक अनुदान आपके कानून के अनुसार दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत कानून के अनुसार दी जाती है वैधानिक अनुदान। विवेकाधीन अनुदान है जो कि केंद्र सरकार के विवेकाधिकार पर आपके अनुच्छेद 282 के अंतर्गत दी जाती हैं। अनुदान सहायता प्रकार एवं तुलना। श्रेणी देखिए संवैधानिक आधार। वैधानिक अनुदान के अंतर्गत अनुच्छेद 275 और विवेकाधीन अनुदान है आपके अनुच्छेद 282 के अंतर्गत। प्रकृति में वैधानिक अनुदान आपके अनिवार्य हैं, वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित है। वही विवेकाधीन अनुदान है जो कि वैकल्पिक है और आपकी केंद्र सरकार की विवेकाधीन पर है। उद्देश्य वैधानिक अनुदान का उद्देश्य रहता है कि वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण। वित्तीय सहायताएं, ये वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण, इन कामों के लिए। एक जनजातीय कल्याण हो गया, वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों के लिए हो गया। विवेकाधीन अनुदान है 282 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य हो गया, योजना का लक्ष्य हो गया, राष्ट्रीय आपके प्राथमिकताओं के लिए दिया जाता है। दायित्व क्या है? वैधानिक में भारत की संचित निधि पर आपके भारित होता है और विवेकाधीन में केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि देना है कि नहीं देना है। सीमा में देखें तो विशिष्ट जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र और असम, और आपके जो विवेकाधीन अनुदान होते हैं वो व्यापक होते हैं, अधिक राज्यों में होता है और योजनाओं को कवर करता है। भारतीय संघवाद की संस्थागत परस्पर संबंध। ये प्रमुख निकाय सामूहिक रूप से केंद्र और राज्य के संबंधों को सुदृढ़ करती हैं और सहकारी और आपके प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देती हैं। वित्त आयोग 280 के अंतर्गत अनुच्छेद में हो गए विस्तृत अध्ययन है जिसमें जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है, जिसका जीएसटी परिषद में देखें तो 279A में है और नीति आयोग है जो आगे हम अध्ययन करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद है जो कि अनुच्छेद 263 में है, ये अपन जस्ट अगला ही अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संघवाद में संस्थागत परस्पर संबंध है जो कि प्रमुख निकाय सामूहिक रूप से केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ करती हैं और सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देती हैं। वित्त आयोग 280 के अंतर्गत जिसका उपबंध है और जीएसटी परिषद है 279A के अंतर्गत जिसका उपबंध है। नीति आयोग है और अंतर्राज्यीय परिषद है ISC 263 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद 263 के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है। संवैधानिक आधार देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है यदि जनहित में आवश्यक हो तो वे आपके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय आपकी परिषद की स्थापना करने की 263 के अंतर्गत जनहित में आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो आपकी इसकी स्थापना करे। निकाय की प्रकृति देखें तो ये एक संवैधानिक निकाय है परंतु स्थायी नहीं है। ये सदैव सक्रिय नहीं रहती, आवश्यकता अनुसार सक्रिय किया जाता है। ये सलाहकार प्रकृति का है, इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य में देखें 263 के अनुसार परिषद आपके राज्य के मध्य विवादों की जांच करता है और परामर्श देता है और केंद्र और राज्यों के बीच अथवा राज्यों के बीच आपसी हितों के विषय पर आपकी चर्चा और जांच करता है। तो आपके जांच करना, परामर्श देना और आपसी जो हित है उनके विषयों पर चर्चा करना, जांच करना, ऐसे काम चलते हैं।
नीतिगत आपके समन्वय और उसके क्रियान्वयन में सुधार हेतु अनुशंसा देना। संरचना वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर वीपी सिंह के सरकार के द्वारा किया गया। कब? ये संरचना आपकी 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर वीपी सिंह के द्वारा सरकार के द्वारा किया गया। पद देखें तो प्रधानमंत्री है जो अध्यक्ष होता है इसका, केंद्रीय मंत्री होता है जो कि स्थायी आपके आमंत्रित होता है, सभी मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, विधानसभा वाले आपके केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, विधायिका रहित जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके प्रशासक के बारे में बात करें तो वो आमंत्रित होते हैं, और 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि स्थायी आपके आमंत्रित सदस्य होते हैं। 2005 से पूंछी आयोग के अनुसार क्या है, जो स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं ये 2005 से पूंछी आयोग के अनुसार हैं। 6 केंद्रीय आपके कैबिनेट मंत्री होंगे। उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। जो सहकारी संघवाद है इस सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है और केंद्र राज्य तथा अंतर राज्य समन्वय को सुगम बनाना है। शासन सुधार और आपके सरकारी विवादों पर संवाद हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये आयोग की सिफारिशें देखें, आयोगों की सिफारिशों में सरकारी आयोग हैं और पूंछी आयोग है। तो अंतर राज्य परिषद को स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश करता है ये आपके सरकारी आयोग। और पूंछी आयोग के बारे में बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन कर उसमें 3 स्थायी समितियां गठित करने का सुझाव दिया गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन करके उसमें 3 स्थायी समितियां गठित करने का सुझाव दिया जाता है। वित्त संबंधी, आंतरिक सुरक्षा संबंधी और सामाजिक क्षेत्र संबंधी। सीमाएं देखिए, केवल परामर्शदात्री निकाय है, निर्णय केंद्र या राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं। नीति आयोग या आपके जीएसटी परिषद जैसी अधिक सक्रिय संस्थाओं द्वारा यह मुद्दा प्राय अप्रभावी बना दिया जाता है, क्योंकि नीति आयोग और आपकी जीएसटी परिषद है उसकी ज़्यादा चलती है और सक्रिय संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये अप्रभावी बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपनी क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। विधि का आधार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी आपकी क्या वैधानिक निकाय है। एक संख्या और क्षेत्र में देखें तो भारत के कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और प्रत्येक एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करता है। क्षेत्रीय परिषद और उनके अंतर्गत राज्य, एक उत्तरी परिषद है, एक उत्तरी परिषद, एक केंद्रीय परिषद, एक पूर्वी परिषद, एक पश्चिमी परिषद, एक आपकी दक्षिणी परिषद। तो उत्तरी परिषद के अंतर्गत आपके शामिल रहेंगे हरियाणा रहेगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली, चंडीगढ़, ये आपके उत्तरी हो जाएंगे। और सेंटर के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पूर्वी में है बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम के अंतर्गत है गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान बीच में है, दमन दीव है, दादर नागर हवेली है। दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलुगु और पुडुचेरी। तो तेलंगाना इसमें रहेगा। पश्चिम में कौन? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन दीव, दादर नागर हवेली। पूर्व में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तरी परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जेके। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नहीं हुई। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम आपके हो जाएगा 1971 के तहत आपके एक पृथक निकाय के रूप में हुई थी, जिसमें 4 राज्य हमने बात करी। छत्तीसगढ़ था, पूर्वोत्तर में छत्तीसगढ़ ही था ना? हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं था, केंद्र में था वो। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये थे, ठीक है ना। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपके ओडिशा 1971 के माध्यम से। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की संरचना देखें तो अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, उपाध्यक्ष होता है आमंत्रक राज्य के मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय परिषद की संरचना में अध्यक्ष होता है आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर,
और आमंत्रक राज्य के मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनता है। सदस्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। परामर्शदाता सदस्य होते हैं केंद्रीय मंत्री और आवश्यक आपके अधिकारी। उद्देश्य और कार्य में देखें तो संबंधित क्षेत्रों में राज्यों के मध्य सहयोग और आपके समन्वय बढ़ाया जा सके, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके और इनके उपायों की अनुशंसा की जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र और राज्य के मध्य आपके सेतु के रूप में कार्य करता है ये। तो इसके उद्देश्य और ये हम कार्य देखें हमने। अगला अपन देखते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। राज्य की सीमाओं के पार बहने वाली नदियों के उपयोग, वितरण और नियंत्रण को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो 262 के अंतर्गत अपन बात करते हैं। तो विधेयक आपको संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु विधि बनाने की अनुमति देता है और ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रतिबंधित करने को भी आपके अनुमति देता है। संघ सूची प्रविष्टि 56 में यदि आपके जनहित की आवश्यकता हो तो केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदियों और उनके जल के विकास एवं नियंत्रण को विनियमित कर सकती है। राज्य सूची की आपकी प्रविष्टि 17 है, उसके अंतर्गत राज्य सरकार जल, सिंचाई, नहरें और जल विद्युत आदि से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ये प्रविष्टि 17 कहती है, ठीक है ना। विधिक ढांचा देखें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में बात करते हैं। तो ISRWD एक्ट 1956 एक अधिनियम अनुच्छेद 262 के अंतर्गत पारित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए विधिक प्रक्रिया प्रदान करना है। प्रमुख प्रावधान में आपके न्यायाधिकरण का गठन। जब राज्य आपसी वार्ता के माध्यम से विवादों का समाधान करने में विफल हो जाए तो केंद्र सरकार एक न्यायाधिकरण का गठन करती है। बाध्यकारी निर्णय, न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं, उस पर आपके न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है। संशोधन विधेयक 2019 न्यायाधिकरण की प्रक्रिया को अधिक शीघ्र के अलावा पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। प्रस्ताव एक स्थायी आपके न्यायाधिकरण का गठन जिसकी आपके विभिन्न पीठें होगी, यानी कि बेंचेस होगी। ये बात यहाँ से निकल के आती है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 262 संघ सूची की प्रविष्टि 56 और राज्य सूची की प्रविष्टि 17। एक बार के लिए इस क्लास को अभी यहीं पर एंड करते हैं, आगे और इसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों को। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।